सभी को सुप्रभात एवं जय हिंद। मैं अथर्व मिश्रा सनबीम स्कूल बनिया का छात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर जनार्दन राय जी, जो कि हमारे अपने जनपद बलिया के वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षक, कवि, लेखक और समीक्षक हैं। और आज की इस वार्तालाप में हम साहित्य, युग परिवर्तन के साथ साथ साहित्यिक दृष्टिकोण, कविताएं, लेख और इनसे संबंधित अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे स्पीक पॉडकास्ट स्टूडियो में। सर्वप्रथम सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि साहित्य को लेकर हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, लेकिन एक साहित्यकार की सोच साहित्य को लेकर हमेशा कुछ गहरी होती है। तो आपके नज़रिए से साहित्य क्या है और ये समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? साहित्य जीवन की खोज है और खोज यह कि खोजने में स्वतंत्रता, संवेदना, करुणा और सदाशयता की खोज। ऐसा शब्द जिसमें अर्थ हो, शब्दार्थ ही जीवन के साहित्य की रचना है। कभी कभी जब साहित्यकार अपने में भीतर बाहर संवेदना खोजता है, तब कभी कभी अकेला पड़ जाता है। इस अकेलेपन को ढूंढता हुआ, खोजता हुआ आज रचनाकार रोज जीता है, रोज मरता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ, पुत्र के रूप में अवतरित हुआ, तभी से वह प्रश्न करता आ रहा है, कहाँ कहाँ, क्या क्या। जब भोजपुरी में वह पूछता है, क्या क्या, मैं कहाँ हूँ, इस कहाँ की खोज और इस प्रश्न का उत्तर ही साहित्य है। आज के श्रोता और पाठक की मूल्यहीनता इस बात की साक्षी है। हम उत्तरोत्तर अकेलेपन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह अकेलापन मनुष्य को तोड़ता है और जरूरत साहित्य की इस बात में है कि लिटरेचर इज द कॉम्प्रिहेंसिव एसेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ नेशन। साहित्य किसी राष्ट्र की आत्मा की खोज है और इस खोज में जब इंसान इंसान से कटने लगता है, तब अकेला पड़ जाता है। और आज मैं देख रहा हूँ कि चाहे विश्वविद्यालय के, कॉलेज के या बड़े बड़े संस्थानों के लोग अपने को अकेलेपन में पाते हैं, तब जो मूल से टूट रहे लोग हैं उनकी उन्हें जरूरत पड़ती है। हम अपने बच्चों के साथ निरंतर साहित्य के बुनियादी सवालों से कटते जा रहे हैं और लगता है कि सिनेमा के रील की तरह जो मोबाइल हमको अलग कर दे रहा है, इस अलगाव में कितना हम अकेले पड़ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने आपकी कई कविताएं और पुस्तकें पढ़ी और देखी भी हैं, जिसमें से एक कुछ समय पहले अभी आपकी एक नवीनतम कृति चिद्दी चिद्दी जीवन पन्ने आई है, जो जीवन के मूल्यों को दर्शाती है। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा नाम से ही ध्वनित हो रहा है, मनुष्य का जीवन खंड खंड हो गया। आज मनुष्य जिस घर में रहता था, वह घर छोड़कर किसी दूसरे घर की तलाश में है। मूल्य टूट रहे हैं और इन मूल्यों को कैसे बचाया जाए। धरती पर जल को, प्राणी को, पौधों को और कुल के बाद एक दूसरे का होकर जो जीने की तमन्ना है, वह कैसे पूरी होगी। हम जीवन में उसे कैसे बांध सकेंगे? शिक्षा के द्वारा, कविता के द्वारा,
कहानी के द्वारा उन्हीं मूल्यों की तलाश में जीवन के पन्ने की तस्वीर उकेरी गई है। कविता मनुष्यता की खोज है और कहानी उस जंगल में पड़े हुए सब महान जंगल की एक छोटी सी फुलवारी है और वह कहानी हमारे बीच है। हम कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। सुनने और कहने की यह परंपरा ही कहानी है। माँ कह रही कहानी, राजा था राजा। आज मैं इस कहानी के बीच में कविता की लहर पर गुजरते हुए गंगा की धार को याद करते हैं और गंगा की धार में कथा, कहानी, कविता सब एक दूसरे से संबद्ध है। हम जैसे छात्र और आज की युवा पीढ़ी का बदलते युग के साथ साथ साहित्य की ओर रुझान कम होते जा रहा है। तो आपके अनुसार इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है? साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पुष्प विचार। सही बात है कि मनुष्य अपने जीवन में साहित्य के माध्यम से अपने को खोजता है और जब विज्ञान की या वैभव की मुद्रा की बात आती है तब साहित्य पीछे छूट जाता है और पीछे छूटने के इस क्रम में मनुष्य की मानसिकता जो विज्ञान की उपलब्धियों के द्वारा प्राप्त हुई है, निश्चय ही वह कहीं न कहीं मूल्यहीनता की ओर बढ़ रही है। हम प्रतिपल साहित्य की परिधि से हटकर विज्ञान की कसौटियों पर चलते हुए भी उसके मशीनीकरण के द्वारा कुछ जरूर मूल्यहीन हो गए हैं। करुणा, संवेदना जो साहित्य में है वह आज मशीनी युग में नहीं है और दोनों में समन्वय अत्यावश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन जब साहित्य की ओर झुकता है तब वह निश्चय ही कुछ लचीलापन की ओर होता है। उसमें करुणा की, दया की, एक दूसरे के साथ सटकर जीने की तमन्ना जागृत होती है। लेकिन जब तकनीकी जीवन की ओर प्रवेश करता है बालक या युवा अथवा कोई भी आदमी, उस समय उसके अंतःकरण से करुणा खारिज हो जाती है। हमें विचार करना होगा कि साहित्य क्या कह रहा है, उसी को लेकर चलेंगे तब दोनों में समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस प्रश्न के साथ साथ मैं यह भी समझना चाहूँगा कि हम छात्र साहित्य के प्रति अपने अंदर रुझान कैसे पैदा करें? मेरे आत्मा साहित्यकार सिर्फ वही नहीं है जो लिखता है, जो श्रोता है या पाठक है उससे बड़ा साहित्यकार है। ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षक हैं, शिक्षा से संबंध लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वे किताबों को पढ़ने की ओर बच्चों को प्रेरित करें और साथ ही साथ कुछ ऐसे तत्व जो रचनाकार को समाज से जोड़े, प्रोत्साहन स्वरूप कुछ बातें उनसे कहने के लिए, कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए परिस्थिति पैदा करें, जैसा हो रहा है। हाँ, अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कैसे परिस्थिति पैदा की जा सकती है। समाज में रहने वाले नेताओं का, प्रतिनिधियों का और अभिभावकों का कर्तव्य है कि स्वतः पढ़ें और पढ़ने की परिस्थिति पैदा करें, ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। अगर अभिभावक मोबाइल से अप्रत्यक्ष ही हो, दूर हो जाए तो बच्चा स्वतः ही दूर हो जाएगा। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि संवेदना के क्षणों में माता और शिशु का, पिता और पिता की हैसियत से अभिभावक का और अभिभावक का बच्चों से, जो युवा वर्ग हो रहे हैं उनसे, युवा वर्ग से संबद्ध और तादाद में स्थापित करना
हमारा परम कर्तव्य है। अंततः इस पॉडकास्ट अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मैं यह आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज के 21वीं सदी के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं अपनी बात नहीं, अपने रघुवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात को दोहरा देना चाहता हूँ। मुझे खूब ख्याल है, एक महाराज के प्रसंग में यही प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से मेरे ही गांव, मेरे ही घर लोगों ने पूछा था। मैं उसी की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। आज बच्चे अपने कक्षा में बैठ करके जो हल्ला करते हैं, उससे दूर लोहे की जो झंझन की आवाज आ रही है कारखानों में, वे कारखाने तलवार, दीवार पर या मानवता के विनाश के हथियार बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ यह बात कर देना जो त्रिकाल में सत्य हो, बड़ा कठिन है। निराश थे आचार्य जी, लेकिन उन्होंने अंत में लोगों को समझाते हुए कहा, साहित्यकार जो मां शारदा की उपासना करता है, जो विध्वंसक हथियार बन रहे हैं, उन्हीं हथियारों के साथ बाबू अरुण सिंह की इस महाकाल के एक छोटे से अंश में जो निर्माण हो रहा है, वह जीवन का निर्माण है। और जब मां शारदा की बीना की तार झनकेगी, तो याद रखना मेरे बच्चे, मेरे नौजवान साथी, बीना की तार में वह झनकार होगी जिसके आगे विध्वंसात्मक हथियार और हिंसा की वारदात समाप्त हो जाएगी और जीवन में करुणा का संचार होगा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे सपने पूरे होंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बलिया की माटी संघर्ष में विश्वास करती है। संघर्ष मर की पहली गीता है, संघर्ष मर की पहली गीता है। जो अपनी राहें स्वयं नहीं करता, मेरा मन उसे प्रणाम नहीं करता। बलिया का जन्म, बलिया की माटी में ऊर्जा है और यह माटी जब अपने ऊर्जावान बच्चों के, किशोरों के अंतःकरण को स्पर्श करती है, तब एक नई चेतना का स्पर्श होता है। जब देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए इसी तमसा के तट पर करुणा के छंद उभरे थे। और यही नहीं, मंगल पांडे की तस्वीर को आप देखो, जंग चलता है, जनता राह बनाती है। मंगल पांडे अपने जिले की ही नहीं, देश की तरुणाई को, देश की तस्वीर को जो रौनक दी, इतिहास उसका साक्षी है। और हम उस दूसरी लड़ाई में अर्थात सन 1942 की क्रांति में नहीं थे, लेकिन गर्भस्थ कवि का अंतःकरण उसको सुन रहा था। राधा मोहन सिंह की तरुणाई भूली नहीं है और उनके साथ साथ मंगल की परंपरा भी चित्तू पांडे, तारकेश्वर पांडे और अन्य लोग देश की कुर्बानी में काम आए। एक नए इतिहास का निर्माण हुआ। हम देश तो आजादी को लेके 1947 में अवतरित हुए, लेकिन हमने जब आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा बलिया इज नेशन, तब
बलिया एक राष्ट्र है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्य जी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। राष्ट्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, राष्ट्र सीमाओं से घिरा होता है और अन्य जगहों की अपेक्षा प्राकृतिक दृष्टि उसको परिभाषित करती है। और आप देखें तस्वीर बलिया की, नदियों से घिरा हुआ है, भाषा इसकी भोजपुरी है और ईमानदारी संघर्ष इसकी चेतना में है। इसलिए राष्ट्र यदि कह दिया द्विवेदी जी ने तो कोई अत्युक्ति नहीं। हाँ, अत्याचारी राक्षसों के सामने हम फिर एक बार परतंत्र हुए, लेकिन 47 में इन्हीं लोगों की रहनुमाई में हम गांधी के सपनों को, गोलवलकर के सपनों को और मातृभाषा और मातृ जीवन की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत, उसकी शहादत कम से कम करिए नहीं है। हाँ, बलिया की तरुणाई, बलिया की जब हम शहीद हैं, वीर शहीदों के हामी हम जो, हम शहीद हैं, वीर शहीदों के हामी हम जोली, अंतर में 12 आंखों में 7 सिंधु का पानी। यह नदियों का पानी जो सिंधु को स्पर्श करता है, उस स्पर्श से जो तमन्ना, जो उत्तेजना बलिया की माटी में पैदा होती है, वह राष्ट्र की मुख्य धारा से अपने जवानों को, अपने पढ़े लिखे जवानों को और इन पढ़ने वाले कर्मकारों को चेतना पैदा करती है भीतर। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर एक ही है और एकमात्र कि जन चलता है, जनता राज बनाती है। कलमकार, ये शिक्षक, ये शिक्षार्थी गति देंगे और मुझे विश्वास है कि इनोसेंट यूथ इज प्राइसलेस। Innocent youth is priceless position, not to be squandered away for the sake of momentary excitement, discard. कभी कभी हमारे किशोर नौजवान साथी जो किशोरावस्था को छोड़ दिया यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, कभी कभी अपने पद से राह से च्युत हो जाते हैं। उनको संभालने की तमन्ना भीतर होनी चाहिए। लड़का लड़कपन में नहीं उतरेगा, लड़काई नहीं करेगा तो उसका यौवन और उसका किशोर मन टूट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में बच्चे कभी कभी उत्तेजना में आके अनुशासन के खिलाफ पग उठा लेते हैं। शिक्षक को, साहित्यकार को, घर के अध्येता को और अभिभावक को सांत्वना पूर्वक इनकी ऊर्जा को सात्विक गति देनी चाहिए और यह सात्विक गति ही साहसिक गति के रूप में जीवन निर्माण करें। मैं पुनर्जीवन में नहीं, इसी जीवन में, इसके स्वागत में पुनर्निर्माण की तमन्ना से चाहूँगा कि बलिया की ऊर्जा को, बलिया के वैभव को, बलिया की शक्ति को गति मिले और इस गति का स्वागत करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। सिर्फ मेरा केवल साहित्यकार का नहीं, मैं एक शिक्षक के रूप में, साहित्यकार के रूप में और बलिया जनपद की एक अकिंचन व्यक्तित्व के रूप में महसूस करता हूँ कि जो कुछ भी कहीं अधड़पन आया है उस पर पटाक्षेप होना चाहिए। और बलिया के विषय में जो आप प्रश्न उठाए हो वह प्रणम्य है और इस प्रणम्यता के साथ बलिया की माटी का, इसके गौरव का सम्मान होना चाहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर कि आपने हमारे पॉडकास्ट में आकर हमें हिंदी साहित्य की गहराइयों और उसकी खूबसूरती के बारे में बताया और आपकी बातों ने हमारे मन को छुआ और हमें साहित्य को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी।
और हम कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे और आपके स्वास्थ्य और हम सब आपके स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।